हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित जो घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन आती है उसको हम आपके लिए लगातार कवर करा रहे हैं। आप चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा देने वाले हों, यूपी में आरओ की परीक्षा जो 27 जुलाई को होने वाली है उस परीक्षा में आप अपीयर होने वाले हों, बीपीएससी में आप अपीयर होने वाले हों, या फिर आप उत्तराखंड पीसीएस में अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हों, जिस तरीके से करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में हमारी ये सीरीज़ और ये मैगजीन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम इसमें अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 लेक्चर यहाँ पे आपके लिए बनाए हैं। दोनों लेक्चर में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है, यानी जो आपके प्री के पर्सपेक्टिव से बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरओ हो या पीसीएस हो, उसके लिए हमने यहाँ पे 2 लेक्चर बनाए हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। आज हम तीसरे लेक्चर में विज्ञान से संबंधित सारी चीज़ों को देख लेंगे। इसके बाद में खेल और विविध वाला हमारा वन लाइनर बचेगा। फिर इसके बाद में हम सीधा पहुंच जाएंगे अपना डिटेल वर्जन पे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वो सारी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। यहाँ तक की चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझ ली थी। अंतर्राष्ट्रीय को हमने पिछले वाली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हमारा जो टर्न रहेगा वो टर्न रहेगा आर्थिकी को समझने में, यानी इकोनॉमी से संबंधित जो हमारी घटनाक्रम है उसको समझने में। हम इस इकोनॉमी वाले सेक्शन को आज अपने इस वीडियो लेक्चर में समझ रहे होंगे। तो चलिए इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज़ मैगजीन ने कवर की है उनको हम देख लेते हैं। अगर आपने ये मैगजीन खरीदी हुई है तो आप इसमें हमारे साथ में चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपने मैगजीन नहीं खरीदी है तो आप हमारे साथ नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन खरीदना चाहते हैं तो ये मैगजीन मेरी दृष्टि से अच्छी मैगजीन है, आप इसे चाहें तो खरीद सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आर्थिकी में क्या दिया है। कहता है वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है। वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है, यानी 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रह सकती है, तो वो होगा 6.5%। अब ये 6.5% आप एक जगह याद कर लीजिए, कई जगह पे ये 6.5% का डेटा आपको काम करने वाला है। एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल जो रेटिंग करती है अलग अलग देशों की ग्रोथ रेट क्या है उसके बारे में। तो क्रिसिल ने वर्ष 2026 के लिए, वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है, क्या अनुमान लगाया है, तो ये अनुमान उन्होंने लगाया है 6.5% का। तो देखिए 6.5%, 6.5%। और इस तरीके के सवाल अगर आपने पीवाईक्यू देखे हैं किसी भी परीक्षा से संबंधित जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वाले सवाल आपसे पूछता है कि IMF ने कितना बताया है, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने कितना बताया है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट न्यूज़ है वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी जो बाहर का विदेशी कोई व्यक्ति भारत में निवेश करता है उसका प्रवाह कितना था, यानी कुल एफडीआई 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष गया है उसमें कितना रहा, तो ये हमारा रहा है 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आपको ध्यान रखना है, ये डेटा है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछ सकता है। कहता है कि चलिए 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में एफडीआई रहा 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में, तो सबसे ज्यादा किस राज्य में एफडीआई आई, सबसे ज्यादा प्रवाह जो है इक्विटी प्रवाह किस राज्य में हुआ, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने किस राज्य में सबसे ज्यादा निवेश किया, एफडीआई कहां सबसे ज्यादा आया, तो उसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने। अगर हम इसके बाद में 2 राज्यों को और देखें, यानी टॉप 3 की बात करें, तो दूसरे नंबर पर नाम आता है कर्नाटका का और तीसरे नंबर पर नाम आता है देश की राजधानी दिल्ली का। 39% के आसपास महाराष्ट्र है, कर्नाटका 13% है और दिल्ली का नंबर है 12% पर। चलिए नए बैंक की बात करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है, तो वो शामिल किया जाने वाला देश है अल्जीरिया। आप सभी अभ्यर्थियों को चाहिए कि सबसे पहले आप NDB को जान लें। NDB के ऊपर आपका शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा एक संगठन है ब्रिक्स आप जिसे कहते हैं, इस ब्रिक्स का एक बैंक है। पहले इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स एक निमोनिक्स है, इसकी फुल फॉर्म आप जानते हैं, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। पर अभी ब्रिक्स में कुछ नए सदस्यों को जोड़ा गया है, तो आपको चाहिए कि एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक पे आप अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें और एक ब्रिक्स पे आप अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो चाहे उत्तराखंड से संबंधित हो, यूपी से संबंधित हो, उनमें इस तरीके के सवाल आए हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य देशों को जोड़ा गया है। कोई भी एक सदस्य देश आपके लिए बाहर से रखेगा और आपसे पूछेगा कौन सा सदस्य देश इसमें शामिल नहीं है। तो NDB
किससे संबंधित है? ब्रिक्स से संबंधित है। कहता है कि किस देश को इस एनडीबी में शामिल किया गया है नए सदस्य के रूप में, तो उस देश का नाम है अल्जीरिया। ये आपको ध्यान रखना है, सारी कंट्री के नाम आपको याद होने चाहिए, इस पे शॉर्ट नोट्स आप बना के रखें, इससे संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेगा। कहता है भारत का वित्तीय वर्ष 25-26 यानी जो चल रहा है, भारत के वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन यानी जो हमारा फूड ग्रेन है उसका प्रोडक्शन लक्ष्य क्या है, फूड ग्रेन हमें कितना उत्पादित करना है, तो उसका लक्ष्य हमने बनाया है कि इस वित्तीय वर्ष में हम 354.64 मिलियन टन हम खाद्यान्न उत्पादन यहां पे करेंगे। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, नेक्स्ट न्यूज कहता है कि जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है यानी PLFS है, इसका मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो बस आपको ये पता हो कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कौन जारी करता है। आपसे सवाल जो पूछा जाएगा कि कौन सा मंत्रालय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को जारी करता है, तो इसका जारी करता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। आपको याद रहे, इस तरीके के सवाल आपसे पूछता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ें, कहता है कि ये जो सर्वे अभी हुआ है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ये जो लेबर से संबंधित एक यहाँ पे सर्वे हुआ है, मई 2025 में 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी, 15 वर्ष से ऊपर को हम श्रम बल में काउंट करते हैं, आप सभी जानते हैं 15 से 60 का जो रेशियो है हमारा। कहता है कि जो 15 वर्ष से अधिक या 15 वर्ष के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी यानी जो लेबर पार्टीशन की जो रेट है वो कितनी है, तो यहाँ पे 15 वर्ष से ज़्यादा वर्ष के लोगों की जो पार्टीशन रेट है वो है 54.8%। कौन से सर्वे में बताया गया? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में ऐसा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कहता है मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के संदर्भ में यानी 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के कितने लोग बेरोजगार हैं उसकी रेट निकाली गई है। तो कितनी थी? मई 2025 का डेटा है, तो ये थी 5.6%। तो ये रेट आपको पता होना चाहिए। कहता है कि आरबीआई द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1,72,80,000 करोड़ रुपए का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? इतने करोड़ रुपए का एक जुर्माना लगाया गया है। कौन से बैंक पर लगाया गया है? तो वो लगाया गया है भारतीय स्टेट बैंक पर यानी इस SBI पर। और किस लिए लगाया गया है ये भी सवाल हो सकता है। तो इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो नियामक दिशा निर्देश हैं उनका उल्लंघन किया गया था SBI के द्वारा। चलिए नेक्स्ट एक रिपोर्ट की बात की गई है वर्ष 2025 की। 2025 की बात करता है मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 130वां 130। कौन से वर्ष की है? 2025 यानी लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में यहाँ बात हुई है। HDR से संबंधित आपको ये पता होना चाहिए कि HDR कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। अच्छा, इसके बारे में और देखें कि UNDP जो रिपोर्ट जारी करता है, UNDP किसी भी देश में मानव विकास की क्या स्थिति है, इसके लिए कौन कौन से मानक या पैरामीटर्स हैं, क्योंकि इस तरीके से भी सवाल आते हैं। अभी जिन्होंने उत्तराखंड PCS दिया है या जिन्होंने उत्तराखंड PCS से संबंधित प्रश्नों को देखा है, इस तरीके के सवाल वो आपसे पूछता है। कोई इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट है, तो उसमें पैरामीटर्स क्या है जिसके आधार पर वो रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी तरीके से आप मानव विकास रिपोर्ट के पैरामीटर्स भी देखें, उसको जारी करता है यानी कौन उसको पब्लिश करता है उसकी भी बात देखें। भारत का स्थान कौन सा है, टॉप किसने किया है, बिल्कुल बॉटम पे कौन रहा है, यानी मानव विकास की स्थिति कहां बहुत दयनीय है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो आप उसको 360 डिग्री के एंगल से जानें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। कहा गया है कि इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025, ये किसने जारी की है? एक ब्रीफ जारी हुआ है, किसने जारी की है? तो ये जारी की है विश्व बैंक ने। अब हो सकता है आपको यहीं पे कि किसी मंत्रालय का नाम लिख के दे दे, नीति आयोग का नाम लिख के दे दे, तो ध्यान रखना है इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ नाम की जो रिपोर्ट है, जो ब्रीफ है, ये जो दस्तावेज है, ये किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने। इस तरीके के बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात बढ़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि लगभग हम 50 फैक्ट्स के आसपास देखेंगे। हम बहुत ज्यादा भारी भरकम फैक्ट्स या बहुत ज्यादा संख्या में आपको फैक्ट्स इस वीडियो में नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि जितना आपको यहाँ बताया जा रहा है आप बस उतना साथ साथ करते चलें, आपको यकीनन इससे लाभ होगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विश्व आर्थिक परिदृश्य यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
एक टाइटल दिया गया है नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़, ये टाइटल है इसका। नामक दस्तावेज किसने जारी किया है? तो आपको एक बात पता होनी ही चाहिए कि विश्व आर्थिक परिदृश्य को कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। भले ही उसने टाइटल का नाम लिख के दे दिया, थीम का नाम लिख के दे दिया, पर वो डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि विश्व आर्थिक परिदृश्य किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक था जो आईएमएफ ने जारी किया था, कहता है कि वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो ये अनुमान लगाया गया 6.2% का। अभी तक हमने देखा था 6.5%, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे 6.5%, ये एक नया मिला है यहाँ पे 6.2%, यानी है आसपास की बात ही। तो दो ही डेटा आपको आज की वाली वीडियो में याद करने हैं, 6.5 और 6.2%। तो 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की यहाँ पे बात की गई है, अगर हम आईएमएफ के संदर्भ में देखें 6.2%। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी अंकटाड जिसको हम कहते हैं यूएनसीटीएडी ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है कि 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है वो कितना रह सकता है, तो इन्होंने भी बताया है 6.5%। जैसा कि मैंने कहा था कि ये डेटा, ये नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण है, 6.5%। तो देखिए चाहे वो अंकटाड की बात हो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि क्रिशिल ने भी यही बताया है, फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी का अनुमान भी यहाँ पे यही लगाया गया 6.5%, आईएमएफ ने बताया 6.2%। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो ये अभी पूरे किए गए हैं, चूंकि 2015 में चलाई गई थी, 2025 में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट न्यूज इसी से संबंधित है, कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। 3 टॉप स्टेट के बारे में पूछता है जिन्होंने इस मुद्रा योजना के तहत लोगों को ऋण दिया है, लोन दिया है। तो टॉप रहा है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश का, और तीसरा नंबर है कर्नाटका का। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। तो आपको ध्यान रखना है जब आप यूपीआरओ के लिए जाएं, जब आप यूपीपीसीएस के लिए जाएं या यूपी से संबंधित कोई और परीक्षा दें, तो यूपी का नंबर दूसरा है। चलिए, कहता है केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पे कौन रहा है जिसने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण किया है, तो उसमें यूनियन टेरिटरी में नाम आता है जम्मू एंड कश्मीर का। तो जम्मू एंड कश्मीर ने यूनियन टेरिटरी में टॉप किया है ऋण वितरण के मामले में। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है सेबी से। सेबी के चेयरपर्सन को चुना गया है, तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, सेबी का नया अध्यक्ष चुना गया है तुहिन कांत पांडे को। इससे पहले आपको पता है कि माधवी पुरी बुच्च जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, वो इस पदभार पर थी। अब उनके बाद फरवरी में तुहिन कांत पांडे जी को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये अपने आप में एक पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़िए। कहता है किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक, जो आप समझते हैं कि जो एक्स नाम की कंपनी है एलन मस्क की, उसकी कंपनी एक स्टारलिंक नाम का सैटेलाइट इंटरनेट लेकर के आ रही है। जैसे आपके यहाँ पे जियो, एयरटेल, जो भी वाईफाई का कनेक्शन है वो किसी वायर से लग रहा होता है या फिर आपको एक वो लेना पड़ता है, अब वो सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ेंगे, किसी टावर के माध्यम से नहीं, सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड होंगे। आप किसी भी रिमोट एरिया में बैठे होंगे, सैटेलाइट से आप सीधे कनेक्शन पा रहे होंगे। तो कहता है किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया। ध्यान रखना, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन के समझौते की बात कर रहा है। तो उन 2 कंपनियों के नाम है भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। फिर से बात आई है क्रिशिल, जो एक रेटिंग एजेंसी हमने बताया था। तो क्रिशिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2026 में कितनी होगी, 6.5%। अच्छा, एक नई अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। कहता है भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, यानी इंडिया का जो बायो इकोनॉमी रिपोर्ट है 2025 में, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट। तो ये जारी किया गया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इस रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए कि देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया है। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जारी करता कौन है, इसको बनाता कौन है, तो इस रिपोर्ट को जारी करता है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको जारी करता है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान
सहायता परिषद, यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जिसको हम कहते हैं BIRAC, बिर्क के नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसके बारे में दूसरा फैक्ट है कि वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था, कि 2025 तक हमें कितना टारगेट अचीव करना है, तो वो टारगेट था $150 बिलियन का। अच्छा, ये टारगेट क्या है? टारगेट का मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जैव यानी बायो से संबंधित जितने भी चीजें हो, फिर चाहे वो बायो से संबंधित फर्टिलाइजर हो, बायो से संबंधित एनर्जी हो, बायो से संबंधित किसी तरीके का कोई मटेरियल बनाना हो, सड़कें बनानी हो, कुछ भी जो बायो से बन रहा हो, उसकी अगर हम मार्केट वैल्यू निकालें तो वो कितने बिलियन डॉलर बैठता है। तो हमने टारगेट बनाया था कि हम $150 बिलियन 2025 तक अचीव कर लेंगे, और हमने उससे ज्यादा का टारगेट अचीव कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से संबंधित है, कहता है भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितनी है, तो $150 बिलियन हमने टारगेट रखा था, और वो बढ़कर के हमने अचीव कर लिया है $165.7 बिलियन। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है और इससे संबंधित सवाल हो सकता है। अच्छा, कहता है जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, तो वो रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। चलिए, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? एंटीबायोटिक से आप सभी परिचित हैं। एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। तो ये नेफिथ्रोमाइसिन आपको याद रखना है, ये भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है। कहता है S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में भारत का एकमात्र बैंक शामिल हुआ है, और उस बैंक का नाम है यस बैंक। आपको याद रखना है। नेक्स्ट रिपोर्ट है वेल्थ रिपोर्ट 2025, किसने जारी की है? तो ये जारी की है नाइट फ्रैंक, यानी यूनाइटेड किंगडम में है नाइट फ्रैंक। आगे बढ़ते हैं, कहता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहां हुआ है? इस तरीके के वन लाइनर सवाल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। नेक्स्ट न्यूज है राज्यों में पंचायतों का अंतरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024। ये रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की गई है? टाइटल आप पढ़ लेंगे, किसके द्वारा ये जारी की गई है? तो ये जारी की गई है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA के द्वारा। ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, जो सूचकांक जारी हुआ है, इस सूचकांक में टॉप 3 स्टेट कौन से हैं? तो टॉप 3 स्टेट हैं कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? यूपी स्पेशल, UPRO, UPPCS वाले ध्यान देंगे। यूपी की जो रैंक है वो है 5th, 5वां है। स्कोर की बात करें तो 60.07। नेक्स्ट न्यूज है, कहता है अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकार का जो ई मार्केट प्लेस है, जिसको हम कहते हैं जेम, अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरीके से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। बड़ा महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल में। नेक्स्ट न्यूज है 27th राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है मुंबई में आयोजित। लैब मित्र जो पहल है, लैब मित्र के नाम से जो इनिशिएटिव है वो कहाँ शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है यूपी के वाराणसी में। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, कहता है किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, पहला है किसका? बिम्स्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है भारत में। नेक्स्ट न्यूज है, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? क्योंकि आपको पता है MSP में कुल 22 फसलों को शामिल किया गया है, बट वो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सारी की सारी फसलों को MSP के अंदर ला दिया है? तो वो राज्य है हरियाणा। कहता है कौन सा राज्य 75 जनपदों में 75 डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसने सभी फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से सर्वेक्षण कराया है। नेक्स्ट न्यूज है, कहता है किस पत्तन पर यानी पोर्ट पर भारत की पहली एकीकृत इंटीग्रेटेड कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो वो की जाएगी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई पर, JNPT मुंबई जो है आपका, उस पर वहां पर ये इंटीग्रेटेड एग्री
एक्सपोर्ट फैसिलिटी को वहाँ पे सेटअप किया जाएगा। ये हो जाता है आर्थिकी से संबंधित यानी इकोनॉमी से संबंधित जो घटनाक्रम है, जो न्यूज़ है, वो यहाँ पे वन लाइनर की फॉर्म में हमने कवर किया है। इससे अगली वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, खेल से संबंधित चीज़ों को देख रहे होंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लगातार पढ़ते रहेंगे। आपकी आरओ की परीक्षा भी है, पीसीएस की परीक्षा भी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।